औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम इंशाल्लाह आईकॉम पार्ट 1 इकोनॉमिक्स को आगे लेकर चलेंगे और आज का हमारा पहला लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन पे और सिलेबस पे होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर तरीके से अपने कोर्स वर्क को अपने सिलेबस को आगे लेकर चलेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा इकोनॉमिक्स का और सिलेबस का, हमारा सिलेबस क्या है और इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स होती क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब किसी चीज़ को समझना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, तो वो चीज़ है क्या, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, उसके मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तसव्वुर वाज़ेह नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ को ना अच्छे तरीके से आगे लेकर चल सकेंगे और ना ही उसके मतलब फ्यूचर में कोई डिसीजन ले सकेंगे, जब तक आपको उस चीज़ के मतलब ठीक ना पता हुआ। तो जब इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। हमें ये पता हो कि इकोनॉमिक्स है क्या, ताकि उस चीज़ का पता और उस चीज़ के मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहला कि इस सब्जेक्ट की डोमेन क्या है, यानी एकेडमिकली ये किस डोमेन में फ़ॉल करता है, क्या ये साइंस में आता है, आर्ट्स में आता है या किसी और डोमेन में आता है। बेसिकली जो हमारे पास आर्ट्स और साइंस ये 2 डोमेन्स होती हैं। और अगर आर्ट्स में आता है तो क्यों आता है, अगर साइंस में आता है तो क्यों आता है, या फर्दर इनकी किन कैटेगरी में आता है। तो पहले थोड़ा बहुत आर्ट्स और साइंस को भी देख लेते हैं और आगे इसकी कैटेगरी को भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्ट्स बेसिकली वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपकी क्रिएटिव स्किल और इमेजिनेशन के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जांपल पेंटिंग है। अब पेंटिंग, आपके जहन में एक इमेज बना हुआ है, इमेजिनेशन है, उसको आपने पेपर पे प्रेजेंट किया, तो ये आपकी इमेजिनेशन के साथ डील करती है पेंटिंग। इसी तरह आपकी शायरी हो गई, आपका लिटरेचर हो गया, मजमून नवीसी हो गई, ये जो भी चीज़ें आपकी जहन में पहले तख्लीक होती हैं, क्रिएट होती हैं, उनको फिर आप पेपर पे प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिव स्किल्स से और इमेजिनेशन से डील करता है, जो भी आर्ट्स के अंदर सब्जेक्ट आते हैं। और साइंस के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं, साइंस के अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं, एक तो जो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हो, फिजिकल वर्ल्ड से उन्हें रिलेटेड होना उनका ज़रूरी है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, किसी और ऐसी वर्ल्ड से ना हो जिनको देखा ना जा सकता हो, जिनको महसूस ना किया जा सकता हो, उनके एक्सपेरिमेंट्स पे बेस ना करती हो। फिजिकल वर्ल्ड हो और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर उसकी बेसिस हो, यानी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए एविडेंस और प्रूफ दिया जा सके, यानी तजर्बात की बुनियाद पे उस चीज़ को साबित किया जा सके और वो मादी दुनिया से रिलेटेड हो, वो हमारे साइंस के अंदर आते हैं सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल साइंस के अंदर जैसे हमारे नेचुरल साइंसेज आती हैं, बहुत कॉमन है, बहुत सारी इसकी ब्रांचेज हैं, लेकिन हम एक दो को डिस्कस करेंगे और इकोनॉमिक्स को भी इसी में डिस्कस करेंगे। और इकोनॉमिक्स भी साइंस के अंदर आएगी, क्यों, हम इसको फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेचुरल साइंसेज में जैसे आपकी बायोलॉजी आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, फिजिक्स आ जाती है। अब नेचुरल साइंसेज हमारे पास वो होती हैं जो नेचुरल फिनोमेना पे डिपेंड करती हैं, जो नेचुरली चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे पास नेचुरल साइंसेज होती हैं। फॉर एग्जांपल हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि ग्रेविटी 9.8 है, अर्थ की ग्रेविटी। अब अगर किसी मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाएं और वो ये चाहें कि हम अपने मोहल्ले की ग्रेविटी को 9.8 से 10 करेंगे, तो वो इस तरह नहीं कर सकते। या अगर वो ये चाहें कि हम 9.5 करते हैं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरली अर्थ की ग्रेविटी 9.8 है, इसने इतना ही रहना है, ये ह्यूमन इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं हो सकती। इसी तरह अगर आप केमिस्ट्री में देख लें तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के 2 आइटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर वाटर बनाते हैं। ये वाटर का फार्मूला है हमारे पास। अगर कोई साइंटिस्ट मिल जाए और वो ये चाहें कि हम 3 हाइड्रोजन के आइटम से वाटर बना लें या 2 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम से वाटर बना लें, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेचुरली ये चीज़ है, इसी तरह एग्जिस्ट करती है, इसने इसी तरह रहना है। ये नेचुरल फिनोमेना है हमारे पास, इसको ह्यूमन इंटरफेरेंस से चेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमारे पास नेचुरल साइंसेज में आती हैं। अब एक और भी इसकी डोमेन होती है सोशल साइंसेज। अब सोशल साइंसेज वो हैं जो ह्यूमन बिहेवियर से डिटरमिन होती हैं, हमारा बिहेवियर उन चीज़ों को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस होगी, सोशोलॉजी होगी, और इकोनॉमिक्स भी हमारी इसी डोमेन के अंदर आती है। अब आप पॉलिटिकल साइंस में इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशंस का मैकेनिज्म पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल किसी मुल्क में डिक्टेटरशिप है
वहाँ के लोग बाहर निकलते हैं, कोशिश करते हैं और डिक्टेटरशिप को ख़त्म करके डेमोक्रेसी ले आते हैं। तो ये वहाँ के लोगों ने डिसाइड किया, ये ह्यूमन बिहेवियर है जिसने डिसाइड किया कि हम इस चीज़ को चेंज करेंगे और उन्होंने चेंज कर दिया। इसी तरह सोशोलॉजी में हम सोशल क्लासेस पढ़ते हैं, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है। अब वहाँ के लोग अगर चाहें तो अपने आप को एक क्लास से निकाल के दूसरी क्लास में लेके जा सकते हैं। जैसे चाइना ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है इकोनॉमिकली, तो वो अपने करोड़ों लोगों को पॉवर्टी लाइन से जो नीचे थे, लोअर क्लास में थे, उनको निकाल के मिडिल क्लास में ले गया। उनके ह्यूमन बिहेवियर ने इस चीज़ को डिसाइड किया है। वो लोग निकले हैं, लोगों ने मेहनत की और अपने आप को चेंज कर दिया। इकोनॉमिक्स भी इसी के अंदर फॉल करती है। अब इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या होती है, इसमें हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा बन जाएगा कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इकोनॉमिक्स में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ पढ़ते हैं, किसको आगे लेकर चलते हैं। तो मुख्तसरन इकोनॉमिक्स वो होती है जो हमारी नीड्स और वांट्स के साथ रिलेट करती है, और हमारी मटेरियल नीड्स और वांट्स होनी चाहिए। अब नीड्स और वांट्स किस तरह इस चीज़ के साथ हमारी डील करती है इकोनॉमिक्स। अब आपकी मेरी हम सब की ज़रूरियात होंगी, रोटी कपड़ा मकान वगैरह हमारी ज़रूरियात हैं, और कुछ हमारी ख्वाहिशात होती हैं। जैसे कोई ये चाहेगा कि उसके पास बड़ी गाड़ी हो या बड़ा बंगला हो, फलान जगह पे बंगला हो, ये उसकी वांट्स आ गई। और रोटी कपड़ा मकान इलाज रोज़गार वगैरह ये हमारी नीड्स आ गई। तो इनकी फुलमेंट से जो रिलेटेड फुलफिलमेंट से जो रिलेटेड चीज़ होती है वो हमारी इकनॉमिक्स होती है। इकनॉमिक्स उस चीज़ को डील करती है। अब इसमें डिमांड आ जाती है, सप्लाई आ जाती है, कंज्यूमर का बिहेवियर आ जाता है, प्रोड्यूसर का बिहेवियर आ जाता है। अब फिर मुल्की लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारा जीटीबी जीएनपी आ जाता है, हमारी मॉनिटरी पॉलिसी आ जाती है, फिजिकल पॉलिसी आ जाती है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम इकनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन उनकी इमरजेंस यहाँ से होती है। नीड्स और वांट्स हैं हमारी, नीड्स और वांट्स हैं मुल्क की, नीड्स और वांट्स हैं कौम की। उनको पूरा करने से रिलेटेड जो चीज़ सब्जेक्ट इस चीज़ को डिस्कस करता है वो हमारे पास इकनॉमिक्स होता है। तो इकनॉमिक्स तो हमें एक ओवरऑल व्यू हो गया, जिसको हम मज़ीद इंशाल्लाह जब हम अपना लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे तो इसको अच्छी तरह डिटेल में देखेंगे, और जो जो आगे हमने इकनॉमिक्स के अंदर पढ़ना उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखें, इसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की है कि हमारी नीड्स और वांट्स भी, और कोई कौम की नीड्स और वांट्स होती हैं, हुकूमत की नीड्स और वांट्स होती हैं, उनसे भी रिलेटेड होता है। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो इसी से रिलेटेड आता है कि क्या इकनॉमिक्स की कोई सब कैटेगरीज भी हैं, फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो बिल्कुल, इकनॉमिक्स की डिस्ट्रीब्यूशन दो हैं, एक होती है माइक्रो इकनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकनॉमिक्स। माइक्रो इकनॉमिक्स का जो डिक्शनरी मीन होता है वो होता है मिलियन पार्ट, यानी किसी एक चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा, वो हमारे पास माइक्रो होता है। तो माइक्रो का आम फैम में हम इसे कहते हैं स्मॉल, इसका मीन होता है हमारे पास, यानी जो छोटी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास इकोनॉमिक्स की ब्रांच डिस्कशन करेगी वो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। इसमें इकोनॉमिक्स एजेंट्स आ जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, यानी इकोनॉमिक्स एजेंट्स भी आप कह सकते हैं। और वो इकोनॉमिक्स जब हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाती है। और दूसरा हमारे पास ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो कहते हैं बड़े को, बिलियन को। डिक्शनरी मीनिंग इसका होता है बिलियन, यानी कि 1 करोड़ को मैक्रो कहते हैं। तो बड़े हवाले से जब हम किसी चीज़ को एग्रीगेट लेवल पे डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल, जब 21 करोड़ आवाम है, जब किसी एक बंदे की मैं डिमांड को, उसकी सप्लाई को, उसकी इनकम को, उसके एक्सपेंसेस को डिस्कस करूंगा तो ये हमारे पास माइक्रो में आ जाएगा, माइक्रो लेवल पे। और जब मैं 21 करोड़ आवाम को इकट्ठा डिस्कस करूंगा तो मैक्रो लेवल पे। इसी तरह एक घर को जब मैं डिस्कस करूंगा तो माइक्रो लेवल आ जाएगा। जब मैं तो 3 करोड़ घर जो पूरा पाकिस्तान में है सारों को इकट्ठा डिस्कस करूंगा, मैक्रो लेवल आ जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल, अगर शुगर की इंडस्ट्री में हमारे पास 200 फैक्ट्री हैं अगर पूरे पाकिस्तान में, मैं जब किसी एक को डिस्कस करूंगा तो माइक्रो लेवल पे आ जाएगा। पूरी शुगर इंडस्ट्री को डिस्कस करूंगा तो वो मैक्रो लेवल पे आ जाएगा। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की डोमेन क्या है, फिर इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, और फर्दर इसकी कैटेगरीज क्या हैं, और माइक्रो और मैक्रो में क्या चीज़। इसके बाद हमारे पास सिलेबस आ जाता है। अब सिलेबस में हमारे पास टोटल जो हमारे पास पेपर होगा इकोनॉमिक्स का वो 75 नंबर का होगा, जिसमें से हमारे पास 45 नंबर जो हैं वो माइक्रो के सेक्शन से आएगा, और 30 नंबर का पेपर हमारे पास मैक्रो के सेक्शन से आएगा। तो अब हम अपने माइक्रो के सेक्शन की तरफ चलते हैं, उसे देखते हैं हमारे पास क्या सिलेबस है।
तो माइक्रो इकनॉमिक्स में जो पहली चीज़ हमारे पास आती है वो आती है व्हाट इज़ इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स क्या है, इसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। एक इसमें हम पढ़ेंगे इकनॉमिक्स डेफिनेशन पढ़ेंगे, इकनॉमिक्स का नेचर पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, मेथड्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिमांड और सप्लाई। डिमांड वो चीज़ होती है जो कंज्यूमर की तरफ से की जाती है, जो चीज़ इस्तेमाल कर रहा होता है वो डिमांड करता है। तो अब हम कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे। इसी तरह जो सप्लाई होती है वो प्रोड्यूसर की तरफ से की जाती है, यानी जो प्रोड्यूसर होता है, कोई चीज़ बना रहा होता है, वो मार्केट में वो चीज़ सप्लाई करता है। तो हम उसके सप्लाई को पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे, और फिर हम डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम को देखेंगे कि किस जगह डिमांड और सप्लाई आपस में मीट करती हैं और वहाँ से हमारे पास मार्केट की प्राइस निकल के आती है, वो हमारे पास उस चीज़ की प्राइस होती है। फिर हम कंज्यूमर प्राइस कंज्यूमर डिमांड थ्योरी को पढ़ेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि जब आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, फिर आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है, कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, यानी किसी चीज़ के इस्तेमाल करने से आप कितना मुतमईन होते हैं, कितना खुश होते हैं। जिसमें हमारे पास डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आ जाती है, इक्वी मार्जिन यूटिलिटी आ जाती है। इस चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ फर्म आ जाता है। कास्ट वो होती है जो कोई चीज़ बनाते वक्त आपका ख़र्चा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पिज़्ज़ा बनाते हैं, 10 रुपए के उसके इंग्रेडिएंट्स आते हैं, तो 10 रुपये आपका ख़र्चा हुआ है और आप बेचते हैं उस चीज़ को 15 रुपए का, उस पिज़्ज़े को मार्केट में। तो 15 रुपये आपका रेवेन्यू है, 10 रुपये आपकी कॉस्ट है, बीच में से 5 आपके पास प्रॉफिट आ गया। तो कॉस्ट और रेवेन्यू हम फर्म को हम करेंगे। इसमें हम फिक्स कॉस्ट देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे, एवरेज कॉस्ट देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे। इसी तरह रेवेन्यू वाली साइड में हम टोटल रेवेन्यू देखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू देखेंगे और उसका एवरेज रेवेन्यू देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ रिटर्न। लॉ ऑफ रिटर्न ये होता है कि जब फॉर एग्जांपल आप 10 पिज़्ज़े बना रहे थे और 10 रुपये एक पिज़्ज़े के इंग्रेडिएंट्स आ रहे थे, यानी आप 10 पीसेस 100 रुपये के बना रहे थे। अब अगर आप 10 की जगह 11 पिज़्ज़े बनाते हैं, आप इकॉनमी ऑफ स्केल करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो वो जो एक एक्स्ट्रा पीस है, वो जो 11वां पीस है, उस पे 10 रुपये ही कास्ट आएगी या 10 रुपये से कम आएगी, 9, 8, 7, या 10 रुपये से ज़्यादा, 11, 12, 13, इससे ज़्यादा। मतलब अगर 10 रुपये ही कास्ट आएगी तो ये आपका कांस्टेंट रिटर्न होगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में आएगा। अगर 10 रुपये से कम कास्ट आएगी तो ये आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में आएगा। और अगर उस 11वें पिज़्ज़े पे जो एक आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं उस पर 10 रुपये से ज़्यादा कास्ट आएगी तो ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न होगा। इस तरह फिर हम प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन को देखेंगे कि प्राइस किस तरह डिटरमाइन होती है और फिर कैसे कोई फर्म जो है, कोई फैक्ट्री जो है, वो अपनी आउटपुट डिटरमिन करती है। ये डिपेंड करता है मार्केट पे कि किस तरह की मार्केट है, क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, डिओपली है, यानी ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स हैं जिसको हम पढ़ने की और देखेंगे। इनकी वजह से प्राइस और आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है। उसके बाद हम फैक्टर प्राइसिंग को पढ़ेंगे। जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें आपका लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह आ जाता है। यानी कि आपके पास लैंड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप पीज़े की हमने बात की थी, आप पीज़े का जब कारोबार करते हैं तो उसके लिए आपके पास एक लैंड होनी चाहिए जिस जगह आप पिज़्ज़ा बनाएंगे। फिर पिज़्ज़े के लिए एक मशीनरी होनी चाहिए, ओवन होनी चाहिए जिसके अंदर आप पिज़्ज़ा बनाएंगे, वो आपका प्लांट हो गया। ये लैंड होगी, ये प्लांट हो गया। फिर आपके पास कैपिटल होना चाहिए, सरमाया होना चाहिए, जिसकी वजह से आप लैंड और कैपिटल को लैंड को और प्लांट को ख़रीदेंगे, ओवन को ख़रीदेंगे। इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा मैक्रो वाला सेक्शन। इसके बाद हमारे पास मैक्रो का सेक्शन आ जाएगा जिसमें से हमारे पास 30 नंबर का पेपर आना है। और इसमें जो हमारे टॉपिक्स होंगे उसमें सबसे पहले हम नेशनल इनकम को देखेंगे कि एक नेशन की इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, डीपीआई क्या होता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम मनी को देखेंगे। हम देखेंगे मनी क्या होता है, किस चीज़ को मनी कहते हैं, फिर इसका फंक्शन क्या होता है, फिर इसकी वजह से इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन वगैरह, जो महंगाई होती है, सस्तवाई होती है, उसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम बिज़नेस साइकिल को देखेंगे जिसे हम ट्रेड साइकिल भी कहते हैं, यानी कब इकॉनमी बूम पे जाती है, यानी अपने टॉप पे जाती है और इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। फिर उसके अंदर रिसेशन आता है, वो नीचे की तरफ गिरती है। फिर डिप्रेशन आ जाता है जब बिल्कुल ख़राब सूरत हाल हो जाती है। फिर उसके बाद रिकवरी होती है, दोबारा इकॉनमी अपने आप को बेहतर करना शुरू करती है, दोबारा बूम पे आ जाती है।
तो ये होता है जो हमारे पास एक साइकिल चलता रहता है, ट्रेड साइकिल चलता रहता है, बिजनेस साइकिल चलता रहता है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड को देखेंगे। हम ये देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिर इंटरनेशनल ट्रेड में स्पेशलाइजेशन क्या होती है, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। यानी स्पेशलाइजेशन में हम फिर ये चीज़ देख लें कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए किसी एक मुल्क को, और फिर वो आपस में किन बेसिस पे एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव एडवांटेज में ट्रेड वगैरह करें। उसके बाद फिर हम हमारे पास आ जाता है पब्लिक फाइनेंस, जिसमें हम देखेंगे टैक्सेशन वगैरह, ज़कात उशर वगैरह क्या होता है, जिसकी वजह से जो पब्लिक मिलके फाइनेंस करती है, जो गवर्नमेंट के पास जाता है, उस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ हमारा इंशाल्लाह मैक्रो का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह जब हम अपना प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। शुक्रिया।